मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलियासोत नदी का जिन एक बार फिर निकल के आ गया है। ये वो विवाद है जो पिछले 11-12 या उससे ज्यादा सालों से यहाँ पर चला आ रहा है। आज फिर क्यों वो जिन्न बाहर निकल आया है और क्या अब कलियासोत नदी से अतिक्रमण हटने वाला, ये हम समझेंगे। और यहाँ हमें कलियासोत नदी पे ही जो है डॉक्टर सुभाष जी पांडे मिल गए हैं। ये वही पांडे जी हैं जिन्होंने इसको लेकर याचिका लगाई और भोपाल वासियों को भी मैक्सिमम यही जानते थे कलियासोत एक नाला है, नदी नहीं है। तो सर की याचिका के बाद ही ये पता पड़ा कि वो नाला नहीं नदी है एक्चुअल में। सर ये आप इस समय यहाँ नदी पे कर क्या रहे हैं? क्या फिर से हम माने वाकई में जिन्न निकल आया चूंकि आप घूम रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये नदी जो है वो भोपाल की एकमात्र नदी है और इसीलिए एकमात्र नदी होने के कारण मुझे ऐसा लगता है राहुल भाई कि इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी शहर के लिए नाला होना भी बहुत खुशकिस्मत की बात है, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। वो ड्रेन जो है, जो नदी का वाटर उसको बोलते हैं स्टॉर्म वाटर, बरसाती पानी को ले जाने का काम करता है, फ्लोरा फाउना को डेवलप करता है। ये तो पूरी अपने आप में नदी है। तो मैं ये देख रहा था कि नदी में देखिए, नदी के किनारे जो है हम घर में गमले लगाते हैं, पौधे नहीं रखते, और इस नदी के सूखे पत्थरों पर, कठोर पत्थरों के अंदर देखिए नीम के पेड़ कैसे लहलहा रहे हैं। तो मैं इस ईश्वर की इस अद्भुत जो कृति है उसको देख रहा था कि कैसे कैसे जब ईश्वर जब चाह लेता है तो कैसे पेड़ जो है अपने आप में डेवलप होते हैं। ये किस्मत ही रही कि आज से ही फिर एक बार कलियासोत चर्चा का विषय बन गई और आप हमें यहाँ नदी पे मिल गए। सर कुछ थोड़ा सा समय चाहूंगा, बैठकर अपन ये चर्चा करते हैं आखिर क्या अतिक्रमण क्यों नहीं हटता और तमाम चीजें, बस थोड़ा सा आपसे समय लूंगा। कलियासोत के आप मुख्य याचिका करता है, शुरू से लेके अंत तक आप ही वो शख्स है, एकलौते शख्स है जिसने इस लड़ाई को लड़ा है। थोड़ा संघर्ष बताइए, कितना लंबा अरसा हो गया, मुझे ही जानते हो गया सालों से तो मैं ही कलियासोत सुन रहा हूँ, ये चल क्या रहा है? बहुत संक्षेप में राहुल भाई बताऊं तो ये कलियासोत जो है वो भोपाल की अस्मिता है, भोपाल की एकमात्र नदी है। यहाँ पर इसे सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। तो यहाँ 20 से अधिक लेक्स हैं, तालाब या झीलें हैं, लेकिन नदी के नाम पर एक ही नदी है और वो है कलियासोत। ये कलियासोत जो है उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा बेसिन की नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसीलिए मेरे मन में ये भावना थी कि इस नदी को बचा करके हम गंगा के प्रति भी अपने जो ऋण हैं, जो धार्मिक ऋण है उसको अदा कर देंगे और भोपाल के प्रति भी हम उसके लिए ऋण हो जाएंगे। बात यह है 2014 में मैंने याचिका लगाई, उसके बाद ये 20 अगस्त 2014 को इसके ऊपर जजमेंट आ गया, एनजीटी का जजमेंट आ गया कि नदी के दोनों तरफ 33 मीटर का जो क्षेत्र है वो ग्रीन बेल्ट के रूप में आरक्षित है और इसीलिए नदी के दोनों किनारों से 33 मीटर के क्षेत्र में आने वाले समस्त अतिक्रमणों को तोड़ दिया जाए और नदी या उसके चारों तरफ अतिक्रमण को तोड़ करके वहाँ सघन वन रोपण किया जाए। नदी के पानी को साफ रखने के लिए जितनी भी कॉलोनियाँ या इंडस्ट्रीज या जो भी हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हों, सबके अंदर ये सुनिश्चित किया जाए कि ट्रीटमेंट होने के बाद ही पानी नदी में छोड़ा जाए, ताकि पानी को शुद्ध और साफ जो है रखा जा सके और ग्राउंड वाटर जो है उसको प्योरिटी बचाया जाए। बस इस याचिका के कंप्लायंस, याचिका के बाद जो जजमेंट आया 20 अगस्त 2014 को, तब से इस जजमेंट का कंप्लायंस के लिए मैं लगातार घूम रहा हूँ। कितने कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस कितनी याचिका लगा? करीब समझिए आप पौने 300 जो है वो इसके ऊपर सुनवाई पे सुनवाई, कंप्लायंस खेलते ये 14 से सोचिए 2025 आ गया। हालत ये हुई कि 2023 में मैंने फिर से एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई, उसको ईपी कहते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन अलग थी और एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई कि साहब इस याचिका पर कंप्लायंस करवाइए। कोई इस पर कंप्लायंस कर नहीं रहा है और कुछ भी इस पर होने, आपके आदेश का पालन ही नहीं हो रहा है। फिर वो एग्जीक्यूशन पिटीशन चली है और 11 अक्टूबर 2024 को फिर से एनजीटी की जो बेंच है उसने उस एग्जीक्यूशन पिटीशन पर सुनवाई की और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो हाउसिंग डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका एक एफिडेविट लगाया गया और एफिडेविट के आधार पर याचिका डिस्पोज हुई है, इस आधार पर कि नदी के किनारे के नियमानुसार जितने अतिक्रमण को हटा दिया जाए और उसके ऊपर सघन वन रोपण। मतलब 11 साल लड़ाई लड़ते हो गया एक मोटे तौर पे देखा। हाँ बिल्कुल।
आप समझिए कि पूरा नदी जो है उसको बचाने की लड़ाई 11 साल से अधिक लड़ाई हो गई। ये जिन अतिक्रमणकारियों को हटना है उनके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, संभवतः वो तो सब मजे में ही होंगे, लेकिन मेरी हालत ये है कि मेरे को एक मानसिक वो हो गया है कि मैं एक नदी को बचाने के लिए भी सफल नहीं हो पाया। और इतनी याचिकाएं, इतनी बार हियरिंग, इतनी सुनवाई, तमाम तरह के लाइफ थ्रेट, मुझे घेर घेर के अलग अलग जगह मारने के लिए तमाम तरह की योजनाएं लगाई जाती रहीं, लेकिन मजाल है कि अतिक्रमण हटे। अतिक्रमण का यह हालत है कि जब 2014 में याचिका लगाई थी तब से 2025 में करीब करीब 3 गुना अतिक्रमण बढ़ गए हैं। कई लोगों ने तो नदी में ही प्लॉट काट दिया। अब बताइए, ऐसी स्थिति में कोई आदमी यदि इस कहानी को सुन लेगा तो वो क्यों कर याचिकाएं लगाएगा, कैसे याचिका लगाएगा? आदर्श स्थिति तो यह है कि कोई आदमी हमें अपने आप में से, समाज के अंदर से बाहर आए और याचिका लगाए तो उससे लोग इंस्पायर हों, और इंस्पायर होकर के वो आदमी जो है उसको देख करके दूसरों को प्रेरणा दे। मैं अपनी प्रेरणा की कहानी कैसे बताऊं कि एकमात्र नदी को बचाने के लिए इतने लंबे संघर्ष हैं। इस पूरे संघर्ष को सुन करके तो आदमी खुद ही निराश हो लेगा, इतना हम कहाँ करेंगे। कलियासोत का सर जिन्न बाहर निकल आया, वजह है भास्कर में आज एक खबर छपी है, दैनिक भास्कर में, याचिका खारिज, कलियासोत से हटेगा अतिक्रमण। एक्चुअल में कोई 3 पिटिशनर्स थे, वो जिला कोर्ट पहुंचे और जिला कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि ये जो कार्रवाई हो रही है, आपको नोटिसेज मिले हैं अतिक्रमण हटाने के, ये एनजीटी के आदेश पर मिले हैं। मेरा सवाल सर यहाँ ये था, जहां तक मैं समझता हूँ, जितना समझता हूँ, एनजीटी हाईकोर्ट के समकक्ष एक न्यायिक संस्था, इसके जो न्यायिक सदस्य होते हैं वो भी हाईकोर्ट के ही जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं। ऐसे में एनजीटी के कोई आदेश पर जिला अदालत सुनवाई कर सकता है क्या? मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि राहुल जी, बात ये हुई होगी कि लोगों ने नगर निगम का जो आदेश है अतिक्रमण तोड़ने का, जो नगर निगम का जो लेटर जारी हुआ था उसके खिलाफ याचिका लगाई थी, और संभवतः जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं, उनसे ये समझने में भूल हो गई कि ये नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम के अतिक्रमण तोड़ने के खिलाफ आदेश है या एनजीटी के आदेश का पालन चल रहा है। यदि एनजीटी के आदेश का पालन चल रहा होता, ये मालूम होता, तो शायद लोअर कोर्ट के द्वारा ये सब चीज़ें नहीं की जाती। जहाँ तक पर्यावरणीय मामले हैं, उन पर्यावरणीय मामलों में एनजीटी अपने आप में सर्वोच्च संस्था है, और ये तो कई बार जो है उसके आदेशों को जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाता है तो वहाँ से ये चली जाती है। लोअर कोर्ट अपीली न्यायालय नहीं हो सकते, उन्होंने अपील भी नहीं ली है। उन्होंने संभवतः नगर निगम के द्वारा किन्हीं कारणों से जो तोड़ने का आदेश दिया गया था उसके लिए गए थे, लेकिन जब हियरिंग शुरू हुई तो संभवतः जो लोअर कोर्ट है उनको ये बात समझ में आ गई कि ये तो एनजीटी के आदेश का पालन करना मात्र का आदेश है, और इसीलिए उनकी याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया, और आज के अखबारों में यही सब छपा है। मेरा इस पे सवाल आपसे ये था कि याचिका खारिज हो गई, भले ही जिला कोर्ट से हुई, इंक्रोचमेंट वाले बहुत है, अतिक्रमणकारियों की संख्या बहुत है, तो ये जो याचिका लोअर कोर्ट जिला न्यायालय से खारिज हुई है, इसका क्या प्रभाव अन्य अतिक्रमणकारियों पे कुछ पड़ेगा? नहीं राहुल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल क्या है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई, वो याचिका यहाँ पर आए, वो रिलीफ लेने के लिए गए थे, अपने सबके अपने अपने इंडिविजुअल केस हैं। किसी ने नदी के अंदर कब्जा किया है, नगर निगम का लेटर उसको नदी के अंदर कब्जे को हटाने के लिए है। किसी ने क्या हुआ है कि उसके बाद ग्रीन बेल्ट पे कब्जा किया है, किसी ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया। अलग अलग कारणों से अलग अलग नोटिसेस गए हैं, और इसीलिए किसी एक केस को स्पेसिफिक बना के ऐसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जो भी याचिका लगाई गई थी, चूंकि वो ये लोअर कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी गई या उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई, तब इसका कोई प्रभाव पड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। वो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 20 अगस्त 2014 को जो आदेश था, और एग्जीक्यूशन जो पिटीशन लगी हुई है जिस पर आदेश हुआ था 11 अगस्त 2024 को, बस वही प्रिवेल करेगी, और उसी का आदेश का पालन करना होगा। सारे अतिक्रमणकारियों को भी वही समझना होगा, और याचिकाकर्ता को तो वो समझ में आ ही रहा है। ये तो आपने बहुत न्याय को टेक्निकल बातें कर दी। एक व्यवहारिक बात मैं आपको बताऊं, मैंने भी कलियासोत को लेके बहुत कवरेज किया है। जब हम कवरेज पे जाते थे तो एक जो दरअसल इसमें पीड़ित भी लोग हैं, बिल्डरों ने उन्हें मूर्ख बनाया, वो मूर्ख बन के खरीद लिए, अब वो परेशान हो रहे हैं। तो उनसे जब भी बात करते थे अतिक्रमण की, तो एक वो चीज कहते थे कि भाई ये नदी कहाँ नाला है, हम भी अभी कलियासोत पे ही बैठे हैं, पूरी सूखा हुआ पड़ा है। तो लोगों को कहना भाई ये नदी थोड़ी, ये तो नाला है। और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, भले ही वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक सूखे नाले को लेकर लोगों को बेघर नहीं करेगी। क्या इस पे क्या कहेंगे आप?
अब ये तो बड़ा हास्यास्पद है राहुल भाई, ये सब पूरा जो है जो लोगों का कहना या समझना है वो हास्यास्पद है। वो इसीलिए भी बड़ा दुख होता है क्योंकि जिन लोगों ने ये अपना उनको मूर्ख बनाया, बिल्डर्स ने मूर्ख बनाया। दरअसल क्या है, बिल्डर्स के द्वारा कड़ी हुई कहानी ही है, लोगों को बनाए रखो कि ये नाला है नाला है। बात यह है कि सीजनल नदी है ये, सीजनल नदी तो नाले के रूप में रहती ही है, वो तो सीवेज भरी हुई है। हिंदुस्तान है, यहाँ पर हमेशा स्टॉर्म आता है, बरसाती पानी जो है वहाँ नहीं रहता, इतना पानी है नहीं। यूरोप में पानी गिरते रहता है, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तो यहाँ चूंकि सीजनल नदी है, लेकिन सीजन के अंदर ये नदी इतनी बड़ी होती है कि लोग रात रात भर सोते नहीं है, इतना ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेती है। किसी भी बड़ी नदी की तुलना में ये ज्यादा खतरनाक नदी हो जाती है। जहाँ तक इसको नदी नहीं है नाला कहने की बात है, तो मेरा इसमें कहना है कि किसी भी नदी को परिभाषित करने के लिए वहाँ आदमी के ख्वाबों से ये नदी परिभाषित नहीं होती, वो तो तथ्यों से परिभाषित होती है, वैज्ञानिक प्रमाणों से परिभाषित होती है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक प्रमाण हैं, जो तथ्य हैं, वो प्रिवेल करेंगे। किसी के ख्वाब में कोई चीज़ आ जाए या कोई किसी को धूर्ता बस बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल दे कि ये तो नाला है, बताओ कहाँ है, बताओ पानी है, तो दरअसल ये तो कहना जो है वो मनगढ़ंत या मूर्ख बनाने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो जो सर्वे जो टोपोशीट होती है, तो सर्वे की जो टोपोशीट होती है वो पूरे सारे माप के लिए, जितने भी माप होते हैं, नदी नाले प्राकृतिक संसाधन, सबको मापने के लिए आखिरी सबसे आखिरी स्टैंडर्ड होता है। तो सर्वे ऑफ इंडिया की जो टोपोशीट है 1972 की, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, उसमें भी इसको कालियासोत को नदी के रूप में बताया गया है, इसका मापन किया गया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई निश्चित की गई है। इसीलिए आप ये तो कह ही नहीं सकते कि ये नाला है। ये आज के बारे में नहीं कहना है, ये तो टोपोशीट 1972 और उसके पहले की टोपोशीट्स में भी ये दर्ज है। प्लान में अभी कोई जिक्र है? हाँ, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे देखेंगे तो उसको आधार बना करके पूरे भोपाल का जो डेवलपमेंट प्लान है, भोपाल डेवलपमेंट प्लान 2005, उसके अंदर भी स्पेसिफिकली कालियासोत नदी को लेकर के नदी के रूप में इसको निरूपित किया गया है और ये बताया गया है कि नदी को बचाए रखना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। न केवल नदी को बल्कि नदी के दोनों किनारों को बचाएंगे तब जाके नदी बच पाएगी। तो हर दृष्टि से, चाहे भोपाल मास्टर प्लान हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट हो, वो सब के अंदर जो है ये बिल्कुल विधिवत नदी के रूप में है और इसको नाले के रूप में कहना तो भ्रम पालना जैसा है। लेकिन लोगों को कहना है एक सूखी नदी, चलिए अब आपकी मान ले कि ये नाला नहीं नदी है, लेकिन लोगों को कहना है सूखी नदी के लिए लोगों के जीवन भर की कमाई देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था इस तरीके से बेघर नहीं कर सकती, मतलब उनके अतिक्रमण नहीं हटा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हम यहाँ भर की क्यों बात करें, पूरे देश में हालत है। हम आज भोपाल में एक नदी को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अकेली एक नदी है। कोई उदाहरण है ऐसा जहाँ लोगों के घर से बेघर कर? हाँ, यदि आप आगे बढ़ेंगे, आज देखेंगे तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर उन्होंने ट्विन टावर्स का नाम आपने सुना होगा, बहुचर्चित ट्विन टावर है। तो ट्विन टावर में बहुत बहुमंजिला बिल्डिंगें थी, 35-35, 40-40 मंजिला बिल्डिंगें थी, उसमें सब में पूरे में लोग रह रहे थे। उसके किनारे तो नदी भी नहीं थी कोई। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि चूंकि ये संपत्ति अवैध रूप से बनाई गई है, इसीलिए डायनामाइट डाल के पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। और आपने देखा होगा टीवी में लाइव कास्ट आते रहा, लोगों को खाली कराया गया और नोटिस देने के बाद पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करके तोड़ दिया गया। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं भरी पूरी एक संवैधानिक चीज की, एक पूरा हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक धरोहर की। इसके ऊपर या इसके किनारे बनने वाले निर्माणों का तो अवैध और अनधिकृत होना ही है और उनका हश्र जो है ट्विन टावर के टूटने से कहीं ज्यादा खराब होना है। इसीलिए इस तरह के भ्रम या इस तरह के मुगालते पालना तो भारत के लोगों को बहकाना मात्र है। जितने जल्दी हो सके लोग समझ जाएं, उसी में इनकी भलाई है। ये बात तो सर ठीक है कि ये चलिए एक घड़ी मान लिया नाला नहीं नदी है, एक आपने ट्विन टावर का हवाला भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन यहाँ लोगों के पास हाई कोर्ट का स्टे है। जब नगर निगम ने नोटिसेज जारी किए 2023 की एंडिंग की शायद वो बात है, तो लोग जो है हाई कोर्ट पहुँचे और हाई कोर्ट का स्टे भी है। तो फिर ये क्या चल क्या रहा है, मतलब फिर कैसे टूटेगा जब स्टे लगा है? मैं यहाँ राहुल ने एक बात बताना चाहता हूँ कि लोगों में क्या है, एक बड़ी अलग तरह की धारणा है, स्पेशली ये बिल्डर्स द्वारा निर्मित की जाती है। जब कोर्ट के द्वारा किसी मामले को स्टे दे दिया जाता है कि भाई अभी इसको समझना है, इसलिए टाइम बीइंग इसमें स्टे दिया जाता है, तो बहुत प्रचारित किया जाता है, पूरे पब्लिक को बताया जाए कि स्टे मिल गया, स्टे मिल गया, स्टे मिल गया।
लेकिन जब वो केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है तो इसको बाहर भी नहीं बताया जाता। बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ करके मिलता है कि ये केस जो है वो डिसमिस हो गया है या केस डिस्पोज ऑफ हो गया है, क्योंकि उसमें उन बिल्डर्स का नुकसान है, अतिक्रमणकारियों का नुकसान है। और ऐसी कुछ यहाँ भी हुआ है। मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों तक सही बताए, तो मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, आप कहें तो मैं उन फैक्ट्स को हूबहू पढ़ना चाहता हूं, ताकि क्या है मेरे बोलने में भी कोई त्रुटि ना हो और वो जो फैक्चुअल जो बातें हैं वो आपके दर्शकों बिल्कुल आप सर कागज में देख के बोलिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम भी ये चाहते हैं दर्शक तक सही जानकारी पहुंचे कि आखिर हुआ क्या इस मामले में। हाँ, अब देखिए, जब याचिका पहले मेरी 2014 में लगी थी तो 15-16 में भी बहुत बार स्टे हाई कोर्ट के मिले और 3-4 महीने के बाद हाई कोर्ट ने उसको वैकेट कर दिया, क्योंकि कई बार तो हाई कोर्ट के जो स्टे मिले थे उसमें मुझे पार्टी बनाया गया था। लेकिन बाद में जो 23 में याचिकाएं लगी तो 23-24 में जो याचिकाएं लगी उसमें मुझे पार्टी नहीं बनाया गया। उनको लगता था कि पार्टी बन जाएंगे तो वहां भी ये प्लीडिंग करेंगे, तो मुझे सेफर साइड में हटा दिया जाता था और नगर निगम को रखा जाता, क्योंकि नगर निगम के खिलाफ केस लड़ना आसान है। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही तरफ पार्टी है, जबकि एक्चुअली याचिका मेरी है, मुझे उसमें रखना चाहिए, मेरा अपना इंटरेस्ट होता है। लेकिन कई बार होता है कि नगर निगम वर्सेस अतिक्रमणकारी रहता है, जो कि कुल मिला के दोनों एक ही तरफ लगता है कि एक ही तरफ झुकाव है। फिर भी बलिहारी है हाई कोर्ट की कि वो उसके बाद ही वो न्याय संगत निर्णय दे देती है। अब मैं फैक्ट्स पे आऊं, देखिए, नगर निगम भोपाल ने कलिया सोध के 33 मीटर के दायरे में 172 अतिक्रमण चिन्हित किए। उनमें से निगम ने ही अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में स्टे लेने वाले अतिक्रमणकारियों के केस का जिक्र किया है। उनकी संख्या करीब 73 है, 73 है। उसमें मुख्य रूप से स्टे लेने के लिए केस नंबर 24059, 24093 और 24123 ऑफ ईयर 2023 केस का हवाला लिया गया। इन केस की अंतिम सुनवाई अक्टूबर-नवंबर के महीने में 2023 में हुई थी। ये अभी पेंडिंग है केस, जो 3 केस मैंने बताया आपको, ये 5993 और 23 ऑफ 2023 केस तीनों अभी भी पेंडिंग है। इस केस का हवाला देते हुए सागर प्रीमियम टावर, अल्टीमेट साइट्स और दानिश कुंज के करीब 71 अतिक्रमणकारियों ने 11 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। ठीक है, उसकी अगली सुनवाई के लिए अभी वो केस चली रहा। अगली सुनवाई तक के लिए ये केस जो है वो स्टे मिला हुआ था हाई कोर्ट से। ठीक है, इस केस में अगली सुनवाई आज तक नहीं हुई। आज तक हुई नहीं, मतलब? हाँ, यानी स्टे देने के बाद कोई सुनवाई ही नहीं हुई। इसीलिए लोगों को शक होता है कि हाई कोर्ट में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों को मॉनिटर करता है, इन सब चीजों को मैनिपुलेट कर लेता है, क्योंकि केस की सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। और जब केस की सुनवाई नहीं होगी तो ऐसी हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कैसे काम करेंगे? और तब से केस बचा हुआ है और बहु प्रचारित कर दिया गया। इसमें आगे हाँ, अब आगे देखिए, इसी बीच में ये जो ऊपर का केस दिया मैंने 24059, 93 और 23 2023 को जो केस है, इन केस के हवाले से एक नया केस लगा दिया गया। केस का नंबर था 1082 ऑफ ईयर 2024। 2024 में एक केस, इन्हीं केस का रेफरेंस देके केस लगाया गया। उसमें भी कार्रवाई करके स्टे की मांग की गई, जैसे स्टे की मांग उसमें की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने ये केस ही डिसमिस कर दिया। अच्छा, हाई कोर्ट भाई, हाँ, हाई कोर्ट इसमें राहुल भाई इसमें केस को डिस्पोज नहीं किया, डिसमिस कर दिया उन्होंने। और एक केस, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में ये इनको रेफरेंस उन्हीं केस का दिया गया था। और इसमें जो लेटेस्ट ऑर्डर, अभी तक का जो लेटेस्ट ऑर्डर, वो वही लेटेस्ट ऑर्डर है जिसमें डिसमिसल है, और ये है 12 जनवरी 2024 को। जो केस डिसमिस हुआ है उस केस में सबके हवाले दिए गए थे। पुराने केस अभी पता नहीं कहाँ पेंडिंग स्टे के रूप में पड़े हैं, लेकिन उनका रेफरेंस देकर के जो नया केस दिया गया, वो पूरा जो नया केस है वो तो डिसमिस हो गया। तो क्या कारण रहा डिसमिस का? उसमें डिसमिस में उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले को, जिन बातों को उठाया गया है, इस मामले को सुनने के लिए सक्षम न्यायालय नहीं है। सक्षम न्यायालय तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही है। इसीलिए ये केस में जो स्टे दिया जाता है, वो स्टे जो दिया जाना इसमें संभव नहीं, इसलिए केस को डिसमिस किया जाता है। इसकी सबसे सक्षम और सशक्त न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही है, इसीलिए आप वापस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करें। 172 अतिक्रमण है नगर निगम के, आपने बताया। हाँ, इसमें से 73 ने स्टे ले आए थे। अब उस पर आपने कुछ हमें नई जानकारी दी, लेकिन वो एक न्यायिक मामला है।
फिर भी एक सामान्य गणित, रॉकेट साइंस नहीं है, 172 में 73 हटा दे 99 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 99 वो अतिक्रमण है जिनमें कोई विवाद नहीं था, कोई स्टे नहीं, कहीं कोई न्यायिक संस्था का दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं, एनजीटी का हटा दो। लेकिन ये 99 भी कहाँ हटे सर? आप हम दोनों भोपाल में रह रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हाँ। हटता और पता नहीं पड़ता। हाँ। ये 99 भी नहीं हटे। कौन अधिकारी दोषी है और क्या कोई ऐसा कुछ है उस पर कभी कोई एक्शन कार्रवाई हो सकती है? हाँ, यही सब बिंदु तो मेरे सामने है। जब 2014 से किस केस को देख रहा हूँ मैं, एक केस में ही 3 केस लगा चुके हैं। मैंने खुद एग्जीक्यूशन लगाया, उसके बाद बीच में प्राइवेट पार्टी ने लगाए, खुद एनजीटी ने सुओ मोटो ले लिया। मैं तो आज तक नहीं समझा कि जब हमारे केस का निराकरण किया नहीं तो तुमने उसी नदी के केस में एक सुओ मोटो क्यों ले लिया। या तो एनजीटी में जो जुडिशियल मेंबर बैठे हैं या फिर एक्सपर्ट मेंबर बैठे हैं या इनको फीडबैक देने वाले जो अधिकारी बैठे हैं, उनको ये केस नहीं समझ में आ रहा और वो नए केस लेते आ रहे हैं, पुराने केस का निराकरण नहीं हुआ, कंप्लायंस नहीं हुई है, या जो भी कारण हो। लेकिन यदि ऐसी स्थिति बन रही है जो आपने कहा, इस पूरे मामले का लब्बो-लुआब ये है कि भाई 99 केस तो ऐसे थे ना जो अविवादित थे, जिस पर नगर निगम ने केस लगाया, उनको बताया अतिक्रमण, उन्होंने कहीं गए भी नहीं है, उनको तो टूटना ही चाहिए था। लेकिन 99 तो छोड़िए राहुल भाई, इस समय कम से कम 3 गुना अधिक अतिक्रमण और बढ़ गए हैं। और आज की तारीख में देखिए तो मैं आपको ये बिल्कुल आपके कैमरे पर मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 250-300 अतिक्रमण हो गए हैं। कई लोगों ने तो नदी के अंदर ही प्लाट काट दिए, ये मान के कि ये केस तो खत्म हो गया और कभी खत्म होने वाला नहीं है, निराकरण नहीं होगा। तो लोगों ने नदी के किनारे के अतिक्रमण तो छोड़िए, नदी के अंदर ही प्लॉटिंग कर दी और वहीं पर अब बिल्डर लोग नई तरह की कॉलोनियां बना रहे हैं। कुछ कॉलोनियों को मैं जानता भी हूँ, मैंने देखा भी है, वहां जाके मैं सोच रहा था कि बताइए, नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने चले थे और यहाँ तो नदी में ही प्लॉटिंग करने लगे। तो ये हालत तब है जब एक कोई अधिकारी, नाम शायद भूल रहा हूँ, उन्होंने तो लिखित में ये शपथ पत्र दी थी कि मैं अतिक्रमण हटा दूंगा। हाँ, जब मैंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब क्या हुआ कि जब एग्जीक्यूशन की पिटीशन लगी मेरी, तो जो प्रिंसिपल बेंच थी उस जब यहाँ प्रिंसिपल बेंच के जो जुडिशियल मेंबर थे, और वो जुडिशियल सुधीर श्रीवास्तव साहब थे जुडिशियल मेंबर, और उन्होंने वहीं से बैठे बैठे सुनवाई की, ऑनलाइन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस केस का डिस्पोजल तब करेंगे जब नगरीय विकास के प्रमुख सचिव खुद अपनी तरफ से ये एफिडेविट देंगे कि हम 31 दिसंबर 2024 तक नदी के किनारे के सारे अतिक्रमण हटा लेंगे और नदी के ऊपर एक भी अतिक्रमण नहीं रहने देंगे। जब तक वो ये नहीं देंगे, एफिडेविट नहीं देंगे, तो तब तक हम इस केस का निराकरण नहीं मानेंगे। और उन्होंने कंपेल कर दिया। तो नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव नगरीय विकास के द्वारा ये लिखित रूप से एफिडेविट दिया गया 11 अगस्त 2024 को, और उसके बाद ही इस केस को डिस्पोज किया गया। उसमें लिखा गया है कि बेस्ड अपॉन द एफिडेविट सबमिटेड बाय द पीएस नीरज मंडलोई, हम ये केस मान रहे हैं कि ये इसको केस को निराकरण कर लेंगे, सारे अतिक्रमण को हटा देंगे। और फिर उन्होंने तारीख दी थी कि 15 जनवरी 2025 तक कंप्लायंस रिपोर्ट नगर निगम सबमिट कर देगा कि हमने सारे अतिक्रमण हटा दिए और वहां पर ग्रीन बेल्ट लगाने की कार्रवाई चलेगी। मतलब इसमें तो नीरज मंडलोई जी फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका शपथ पत्र है, कोई सरकार का, विभाग का तो है नहीं। हाँ, नहीं तो विभाग का तो माना जाएगा, ये कहा जाएगा कि भाई पीएस के रूप में नीरज मंडलोई का है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी आती है नीरज मंडलोई की, क्योंकि नीरज मंडलोई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, क्योंकि व्यक्तिगत नाम से उन्होंने लिया है। हालांकि उस समय वो पदेन प्रमुख सचिव थे, इस रूप में हो रहा है। तो प्रमुख सचिव के रूप में उन्होंने जब एफिडेविट दिया है, नीरज मंडलोई नाम से लिखा है और उन्होंने खुद अपने नाम से एफिडेविट दिया है, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी इसमें बनती है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस पर कंप्लायंस उस पर भी नहीं हुआ जिस एफिडेविट को लेकर के इन्होंने इस केस का निराकरण करवाया था। अच्छा सर, एक संक्षिप्त आपसे और मैं कमेंट चाहूंगा कि 11 साल हो गए, मोटे तौर पे 11 सवा 11 साल हो गए, किसी न्यायिक संस्था, कोई न्यायिक संस्था है, एनजीटी है, कोई भी न्यायिक संस्था है, वो अपने ही ऑर्डर का पालन नहीं करवा पा रही, तो कहीं ना कहीं ये तो उस पर, उसके अस्तित्व पर भी सवाल ऐसा नहीं लगता खड़ा हो रहा है आप? हाँ, कि आप अपने ही जजमेंट जो आपने दिया उसके ही पालन नहीं हो पा रहा। बताइए, 20 अगस्त 2014 तब जजमेंट हुआ, उस जजमेंट का पालन नहीं हुआ और उसके बदले मुझे लाइफ की थ्रेटनिंग होती रही लगातार, यहाँ मार देंगे, वहां मार देंगे। लोगों ने इनकम टैक्स की रेड करवा दी, जो ज्यादा लोग प्रभावशाली थे मेरे पास तो पेंशन ही आधी अधूरी आती है, तो क्या इनकम टैक्स रेड मार दी।
महिलाओं को भेजना, पैसे लेके थैलियां भेजना। और मैं एक मैं बताऊं इसमें राहुल भाई कि मैं अपने घर जो है एक रास्ते से नहीं जा सकता। मैं गाड़ी के पीछे बैठने के पहले बहुत बार देखना पड़ता, एक पाथ से एक रास्ते से एक टाइम पर नहीं जा सकता। ये सब मुझे एक्स्ट्रा मिला है इस केस को दायर करने में। उस केस का नहीं हो पाया, दोबारा केस लगा दिया, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा। तो मेरे जैसे बहुत तमाम लोग ये सोचते होंगे कि ऐसे केस लगाने का क्या फायदा, यानी एनजीटी जो है वो सक्षम और सशक्त संस्था नहीं हुई। जब किसी संस्था में केस लगाया जाए और वो संस्था खुद अपने ही द्वारा दिए गए आदेश का पालन करवाने के लिए सक्षम नहीं है, तो फिर आदमी क्यों केस लगाएगा। और ऐसी निराशा की स्थिति में तो यही मन में भाव आता है कि नहीं, इससे तो केस नहीं लगाना अच्छा, क्योंकि एनजीटी जो है वो अपने ही आदेश का जो है वो हंसता हुआ माहौल उसका ऊपर जो है लोग हंसते रहते हैं एनजीटी के आदेश के ऊपर, और लगातार अतिक्रमण और तमाम तरह की गंदगियां जो है नदी नालों को पूर रही हैं, भर रही हैं, और नदियों का अस्तित्व खत्म होते आ रहा है। जैसा आपने बताया काफी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हो, कहीं ना कहीं एनजीटी का जिस प्रकार का रहा, थोड़ा सा निराशा का भाव रहा, लेकिन कुछ नए कंटेंट आपके सामने। आपने बताया सबसे लेटेस्ट जो है 12 जनवरी 2024 का ऑर्डर है, और वो तो डिसमिस हो गया क्योंकि ज्यूरिडिक्शन एनजीटी का था। क्या अब आप आगे करने वाले हैं, न्यायिक रूप से कैसे बढ़ेंगे? नीरज मंडलोई की जो जिम्मेदारी थी उस पर भी कहीं कुछ अब आपके दिमाग में चल रहा है, क्या करें? निसंदेह देखिए, नगर निगम के आधार पर नगर निगम के एफिडेविट को तो उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें जब मेरी एग्जीक्यूशन पिटीशन लगी तो उन्होंने नगर निगम पर बिलीव नहीं किया। उनको मालूम है नगर निगम ऐसी संस्था नहीं जो कभी सीरियस रहती है। उन्होंने तो पूरे विभाग के प्रमुख सचिव से एफिडेविट मांगा, और उनका एफिडेविट ये बात बताता है कि विभाग जो है वो सीधे एफिडेविट ले रहा है, और उसके बाद भी यदि कंप्लायंस कुछ नहीं हुआ तो मैं अब अपने जितने इष्ट मित्र हैं, जितने मेरे दोस्त मिलने वाले हैं, उनसे लीगल ओपिनियन ले रहा हूं, और लीगल ओपिनियन लेकर के मैं फिर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक बार फिर लगाऊंगा कि एक बार इस बात को देख लिया जाए, नीरज मंडलोई के एफिडेविट को देखा जाए, और नीरज मंडलोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में या व्यक्तिगत रूप में उनको जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट की अवमानना या नॉन कंप्लायंस जो है उसका केस दर्ज करते हुए समग्र पूरे मामले की सुनवाई की जाए, और इस मामले में न केवल अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाए जाएं, बल्कि जिन्होंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, जिन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को अवमानना की, ऐसे चाहे वो प्रमुख सचिव हो या अन्य दूसरे, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट में भी जाएंगे? जो आप बता रहे हैं 12 जनवरी का लेटेस्ट ऑर्डर है, उसके बाद तो कोई ऑर्डर आया नहीं, वो सुनवाई हो नहीं रही, तो हाई कोर्ट को लेकर भी उसमें मैं 12 जनवरी वाले जो ऑर्डर है उसमें मैं हाई कोर्ट में जाने के लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी नहीं बनाया गया। जब किसी को आप पार्टी नहीं बनाते हैं, हालांकि वो चतुराईपूर्ण है, केस मेरा है, मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, इसीलिए मैं वहां नहीं जा नहीं पाऊंगा, सक्षम नहीं हूँ उसके लिए। लेकिन ये जब एनजीटी में जो केस आया है उसको लेकर मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा भी जान सकता हूँ कि यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कोई इस केस का हल निकल नहीं रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप मुझे ये भी बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, जब आप एनजीटी केस जाएंगे कंप्लायंस के लिए, या एनजीटी कंप्लायंस नहीं करवा पा रही, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाँ, तो वहां तो ये बात आएगी कि साहब ये 71-72 जो भी संख्या इन पे स्टे है, तो क्या वहां पे आप ये मुद्दा उठा सकते हैं कि सर ये 12 जनवरी का लेटेस्ट ये है, वहां पर आप मतलब घूम के आप इस चीज को कहीं ना कहीं ला पाएंगे? बहुत बढ़िया बात आपने कही। यदि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, और जैसा मेरे को लगता है सारी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से समस्या का हल होते नहीं दिख रहा है, तो मैं वहां इन समग्र बातों को रखूंगा कि भाई ये हाई कोर्ट की हालत ये देखिए कि बाद के आदेश में उसने स्टे देने से मना कर दिया, और पहले के आदेश जिसमें स्टे दिया है उसका डिस्पोजल ही नहीं किया, सुनवाई नहीं कर, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बाद में उसी केस का रेफरेंस जब दिया गया तो उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। एनजीटी को देखिए, एनजीटी 13-14 साल में अपने ही आदेश का पालन नहीं करवा पा रही, और मैं बार बार याचिका पे याचिका, नई याचिका लगाते आ रहा हूँ एक ही केस को लेके, और सुनवाई नहीं हो रही। मजेदार बात यह है, खुद एनजीटी ने सुओ मोटे में भी यही नदी ले ली, पता नहीं किसकी बात सुन करके, किसी अखबार में पढ़ के, लेकिन मजाल है कि कोई कार्रवाई करे। जब एनजीटी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करने जाती तो ऐसे एनजीटी को तो बंद कर देना चाहिए खुद ही ने। यदि ये नहीं बंद होती, संबंधित खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो निसंदेह मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, ताकि भोपाल के हित में, भोपाल की जनता के हित में, और इस प्रकृति और पर्यावरण के हित में कुछ बेहतर कर सकूं। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये है, निकल के सामने आया है। भले ही लड़ाई लंबी चले, लेकिन सुभाष पांडे जी बिल्कुल तटस्थ हैं कि वो इस लड़ाई को अंतिम उस पर पहुंचाएंगे। बहुत कुछ उन्होंने हमें क्लियर भी कहा कि क्यों
हम इसको नाला नहीं कह सकते, क्यों नदी कह सकते हैं। कुल मिलाकर कलिया सौत का जिन वापस निकल आया है। लड़ाई लंबी चलने वाली और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एक नदी को उसका हक कब मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा सिर्फ इतनी ही। जल्द एक दूसरे मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।